जय हिंद। भारत और दुनिया भर में हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं डिफेंस डायनेमिक्स और मैं हूं दानवीर सिंह, नई दिल्ली से। डिफेंस डायनेमिक्स में आज बात करेंगे कि कैसे अग्नि 3 का परीक्षण चीन और पाकिस्तान को भारत का रणनीतिक संदेश देता है और क्यों भारत के छठी पीढ़ी के एडवांस मल्टीरोल फाइटर एयरक्राफ्ट एमका को प्राइवेट प्लेयर्स द्वारा बनाने का फैसला एक कड़वी रणनीतिक सच्चाई को स्वीकार करने जैसा है। विनिंग द लो स्काई का क्या मतलब है और कैसे भारतीय सेना अपने रडार कवरेज को नए सिरे से तैयार कर रही है, और वहीं कैसे मिडिल पावर्स के उदय ने हथियारों के बाजार को एक नया युद्ध क्षेत्र बना दिया है। और माई टेक में, यानी मेरे विचार में, हम बात करेंगे पाकिस्तान, उसके स्ट्रक्चरल कोलैप्स और मंडराते हुए रीजनल शॉक की। ये सब और बाकी बहुत कुछ, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं ग्लोबल डिफेंस हेडलाइंस पर। भारत और ग्रीस ने नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके ग्रीक काउंटरपार्ट के बीच में हुई वार्ता के दौरान अपनी रणनीतिक साझेदारी को फिर से मजबूत किया। दोनों देशों ने डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉपरेशन को गहरा करने, आत्मनिर्भर भारत को ग्रीस के एजेंडा 2030 के साथ जोड़ने पर सहमति जताई और 5 साल के जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए। 2026 के लिए न्यू मिलिट्री कोऑपरेशन प्लान और IFC-IOR में ग्रीस द्वारा लिएजन ऑफिसर की तैनाती मैरीटाइम और रीजनल सिक्योरिटी कोऑपरेशन के बढ़ते स्तर को दर्शाते हैं। भारतीय वायुसेना रॉयल थाई एयरफोर्स के साथ एक संयुक्त इन सीटू एयर एक्सरसाइज कर रही है, जिसका उद्देश्य ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाना है। अभ्यास में Su-30 MKI लड़ाकू विमान, एवैक, AEW&C और IL-78 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट थाईलैंड के ग्रिपेन जेट्स के साथ भाग ले रहे हैं। यह अभ्यास इंटर ऑपरेबिलिटी बढ़ाने और क्षेत्र में इंडो थाई डिफेंस कोऑपरेशन को मजबूत करने पर केंद्रित है। भारत के मिसाइल परीक्षणों को अक्सर सामान्य या रूटीन बताया जाता है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में कुछ भी रूटीन नहीं होता जब तक कि उसका उद्देश्य भरोसा दिलाना या चेतावनी देना ना हो। हाल ही में हुआ अग्नि 3 का परीक्षण दोनों काम एक साथ करता है और यह संदेश सीधा बीजिंग और रावलपिंडी तक जाता है। भारत का रणनीतिक संकेत। भारत ने अग्नि 3 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह ऐसे समय में हुआ है जब चीन और पाकिस्तान दोनों ओर से स्ट्रेटेजिक प्रेशर बढ़ रहा है। 3000 किलोमीटर से अधिक रेंज वाली अग्नि 3 को टैक्टिकल संदेश देने के लिए नहीं बनाया गया है। इसे स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है। साधारण शब्दों में कहें तो यह सुनिश्चित करती है कि भारत के पास हमेशा जवाबी कार्रवाई की क्षमता बनी रहे, भले ही विरोधी अपनी मिसाइल ताकत बढ़ाएं, लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करें या कोर्सिव एस्केलेशन के नए प्रयोग करें। चीन का रणनीतिक आयाम। आज चीन दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते मिसाइल आर्सेनल्स में से एक को ऑपरेट करता है, जिसमें कन्वेंशनल, न्यूक्लियर और हाइपरसोनिक सिस्टम शामिल हैं। तिब्बत में डिप्लॉयमेंट से लेकर मेनलैंड के भीतर बढ़ते हुए मिसाइल सीलोस तक, बीजिंग एशिया का स्ट्रेटेजिक बैलेंस बदलने की कोशिश कर रहा है। भारत की प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग है। नई दिल्ली चीन को मिसाइल फॉर मिसाइल जवाब नहीं दे रही। इसके बजाय भारत सुनिश्चित कर रहा है कि क्रेडिबिलिटी, सर्वाइवेबिलिटी और सर्टेनिटी बनी रहे। ये इफेक्टिव डिटरेंस के 3 मूल स्तंभ हैं। अग्नि 3 इसी सोच में पूरी तरह फिट बैठती है। इतनी लंबी रेंज की स्ट्रेटेजिक टारगेट्स को रिस्क में रख सके, इतनी मैच्योर कि पूरी तरह रिलायबल हो और इतनी रिस्ट्रेंड कि एस्केलेशंस की स्पाइरल ना बने। ये इंटिमिडेशन नहीं, अश्योरेंस के जरिए डिटरेंस है। पाकिस्तान का रणनीतिक आयाम। पाकिस्तान के लिए संदेश और भी स्पष्ट है। रावलपिंडी की वर्षों पुरानी रणनीति
न्यूक्लियर ओवरहैंग के नीचे सब कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट चलाने की, इस भरोसे पर टिकी रही कि भारत एस्केलेशन नहीं करेगा। लेकिन पाकिस्तान की अंदरूनी अस्थिरता, चाहे बलूचिस्तान हो या शहरी आतंकवाद, कमांड कोहेजन और स्ट्रेटेजिक प्रेडिक्टेबिलिटी को कमजोर कर रही है। ऐसे हालात में भारत की डेटरेंस पोस्चर सिर्फ इरादे को नहीं, गलत आकलन को भी ध्यान में रखती है। अग्नि 3 एक साफ रेड लाइन तय करती है। न्यूक्लियर एम्बिग्युटी का इस्तेमाल करके इंटरनल क्राइसिस को बाहर एक्सपोर्ट करने की कोई भी कोशिश नाकाम होगी। भारत का डेटरेंस आर्किटेक्चर सीमा पार के राजनीतिक शोर से नहीं डगमगाता। अभी ये परीक्षण क्यों अहम है? इस परीक्षण का समय बेहद महत्वपूर्ण है। चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सैन्य दबाव बढ़ा रहा है। पाकिस्तान अंदर से बिखर रहा है, लेकिन उसके पास एस्केलेशन टूल्स अब भी हैं। और ग्लोबल न्यूक्लियर सिग्नलिंग पहले से ज्यादा कैजुअल और ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। इस पृष्ठभूमि में भारत एक साथ 3 संदेश दे रहा है। चीन को कोअर्जन से स्ट्रेटेजिक एडवांटेज नहीं मिलेगा। पाकिस्तान को अस्थिरता कॉन्सिक्वेंसेस को कम नहीं करती। दुनिया को भारत रिस्ट्रेंट के प्रति प्रतिबद्ध एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर है। कोई हेडलाइंस नहीं मांगी गई, कोई विरोधी नाम नहीं लिया गया, कोई धमकी नहीं दी गई, और यही इस संकेत को सबसे ज्यादा ताकतवर बनाता है। ओडिशा के चांदीपुर में स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से परमाणु क्षमता वाली अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया, जिसमें इसके सभी ऑपरेशनल पैरामीटर्स सही पाए गए। इस परीक्षण में इसके 2 स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट सिस्टम और 3000 प्लस किलोमीटर की रेंज भी साबित हुई है। स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड द्वारा किया गया यह यूजर ट्रायल भारत की क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस और सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को मजबूत करता है। आईएनएस अरिहंत जैसे सबमरीन पेट्रोल सहित न्यूक्लियर ट्रायड के अन्य एसेट्स के साथ मिलकर अग्नि 3 भारत की न्यूक्लियर सुरक्षा को और भरोसेमंद बनाता है। चाइना के साथ चल रहे LAC स्टैंड ऑफ्स और पाकिस्तान की इंस्टेबिलिटी के माहौल में यह मिसाइल बढ़ती रीजनल आर्सेनल्स के खिलाफ भारत की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। शोर से भरे इस क्षेत्र में कैपेबिलिटी के साथ रिस्ट्रेन ही असली शक्ति है। भारत स्ट्रेटेजिक बैलेंस बदल नहीं रहा है। भारत यह सुनिश्चित कर रहा है कि कोई और भी इसे बदल ना सके। भारत का 5वीं पीढ़ी का फाइटर प्रोग्राम अब सिर्फ स्टेल्थ और स्पीड तक सीमित नहीं है। अब सवाल यह है कि भारत के भविष्य की एयर पावर कौन बनाएगा और कैसे। एक बड़े स्ट्रक्चरल रीसेट का संकेत देते हुए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अब एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका परियोजना का एकमात्र प्राइम कंटेंडर नहीं होगा। और इस फैसले के असर सिर्फ एक विमान पर नहीं दिखेंगे और कई चीजों पर इसकी छाप पड़ेगी। एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका भारत का अब तक का सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजिकली डिमांडिंग डिफेंस प्रोग्राम है। इसे डिजाइन किया गया है ताकि ये दे सके लो ऑब्जर्वेबल स्टेल्थ, इंटरनल वेपन्स कैरेज, एडवांस सेंसर फ्यूजन, AI असिस्टेड बैटल मैनेजमेंट और अनमैन्ड सिस्टम्स के साथ गहरा इंटीग्रेशन। सीधे शब्दों में एमका सिर्फ एक फाइटर नहीं है, ये भारत की फ्यूचर एयर कॉम्बैट डॉक्ट्रिन का कॉर्नरस्टोन है। अब तक भारत के ज्यादातर एरोस्पेस प्रोग्राम्स एक तय पैटर्न पर चलते रहे हैं। डिजाइन एजेंसीज डिजाइन करती थीं और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अक्सर अकेले एग्जीक्यूशन और इंटीग्रेशन का कारभार संभालती थी। अब इस मॉडल को जानबूझकर बदला जा रहा है। सरकार ने फैसला किया है कि एमका के मैन्युफैक्चरिंग और इंटीग्रेशन पर HAL को एक्सक्लूसिव कंट्रोल नहीं दिया जाएगा। इसके बजाय एक कॉम्पिटिटिव कंसोर्टियम बेस्ड मॉडल अपनाया जा रहा है, जिसमें प्राइवेट इंडस्ट्री को कोर में लिया गया है। यह परंपरा से हटकर और पूरी तरह सोच समझ कर लिया गया एक फैसला है। यह फैसला HAL की लेगेसी पर सवाल नहीं है। HAL ने दशकों तक फाइटर्स, हेलीकॉप्टर्स, इंजन्स और ट्रेनर्स दिए हैं,
और वह आज भी भारत के एरोस्पेस इकोसिस्टम का अहम हिस्सा है। लेकिन एमका कुछ अलग मांग करता है। एमका को चाहिए डेवलपमेंट और प्रोडक्शन का एक साथ चलना, मल्टीपल पैरेलल सप्लाई चेन्स, ग्लोबल स्टैंडर्ड प्रोग्राम मैनेजमेंट और तेज आइटरेशन साइकिल्स। पिछले प्रोग्राम्स का अनुभव, जिसमें डिलेज और लिमिटेड प्रोडक्शन शामिल रहे, ये दिखाता है कि सिंगल एजेंसी डिपेंडेंस कितना जोखिम भरा हो सकता है। एमका के मामले में देरी सिर्फ महंगी नहीं है, ये स्ट्रेटेजिकली डेंजरस भी है। भारत आज सामना कर रहा है चीन के तेजी से बढ़ते हुए 5th जनरेशन फाइटर फ्लीट्स का। चाइना पाकिस्तान एरोस्पेस कॉर्पोरेशन ने तेजी पकड़ी है और सिकुड़ते टेक्नोलॉजिकल मार्जिन्स का ऐसे माहौल में मोनोपोली इंटीग्रेशन एक ताकत नहीं, एक वल्नरेबिलिटी बन जाती है। नया मॉडल प्रतिस्पर्धा से क्षमता। नए मॉडल के तहत एमका को शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। पब्लिक सेक्टर की एक्सपर्टीज, प्राइवेट सेक्टर की स्पीड और इनोवेशन और ज्यादा सख्त अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स। यही तरीका दुनिया के एडवांस्ड एरोस्पेस इकोसिस्टम में अपनाया जाता है, जहां कंपटीशन नेशनल प्रोग्राम्स के भीतर होते हैं, उनके बाहर नहीं। सरकार का संदेश साफ है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब स्ट्रेटेजिक कॉम्प्लिसेंसी नहीं होता। एचएएल एक महत्वपूर्ण पार्टनर बना रहेगा, लेकिन अब वह अकेला गेटकीपर नहीं होगा। ये डिफेंस का प्राइवेटाइजेशन नहीं है, ये डिफेंस प्रोडक्शन का प्रोफेशनलाइजेशन है। रणनीतिक संदर्भ, ये समय क्यों निर्णायक है? चीन पहले ही J-20 को ऑपरेशनल नंबर्स में डिप्लॉय कर चुका है और उस पर तेजी से आइटरेशन कर रहा है। पाकिस्तान चीन की इंडस्ट्रियल बैकिंग का इस्तेमाल करते हुए इंडक्शन टाइमलाइंस को छोटा कर रहा है और कैपेबिलिटी गैप को बाईपास कर रहा है। भारत इसका जवाब इंक्रीमेंटल अपग्रेड्स या लंबे टाइमलाइन से नहीं दे सकता। एमका को होना होगा समय पर डिलीवर किया गया, बड़े पैमाने पर प्रोड्यूस्ड और पहले दिन से फ्यूचर प्रूफ। इसके लिए साइलोज नहीं, इकोसिस्टम चाहिए। एमका को कॉम्पिटिटिव एग्जीक्यूशन के लिए खोलकर भारत ये दाव लगा रहा है कि स्पीड, सीक्रेसी कितनी भी अहम क्यों ना हो, इंटीग्रेशन, डिजाइन कितना भी अहम क्यों ना हो, लेकिन अकाउंटेबिलिटी, इंस्टीट्यूशनल कंफर्ट से कहीं ज्यादा अहम है। ये किसी पब्लिक सेक्टर जायंट को साइडलाइन करने की बात नहीं है, ये एक कड़वी रणनीतिक सच्चाई को स्वीकार करने की बात है। भविष्य की जंग वही देश जीतेंगे जो तेजी से बड़े पैमाने पर बॉटलनेक्स के बिना निर्माण कर सकेंगे। एमका आने वाले दशकों तक भारत की एयर पावर को परिभाषित करेगा और भारत ने तय कर लिया है कि भविष्य को पुराने तरीके से बनाने की कीमत वह अब नहीं चुका सकता। दशकों तक एयर डिफेंस का मतलब था ऊंचाई और दूरी पर नजर रखना, लेकिन आधुनिक युद्ध ने नियम बदल दिए हैं। आज सबसे घातक खतरे अक्सर लो, स्लो और साइलेंट फ्लाई करते हैं और यह भारतीय सेना को युद्ध के मैदान को देखने के अपने नजरिए पर फिर से सोचने पर मजबूर कर रहा है। लो लेवल लाइट वेट रेडार्स। भारतीय सेना ने लो लेवल लाइट वेट रेडार्स की फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट शुरू कर दी है। इसका सीधा उद्देश्य है ड्रोन्स, लॉइटरिंग एम्युनिशन, क्रूज मिसाइल्स और छोटे एरियल घुसपैठियों से निपटना। ये समझने के लिए कि ये क्यों मायने रखता है, आपको ये समझना होगा कि आधुनिक खतरे कैसे काम करते हैं। ज्यादातर कन्वेंशनल मिलिट्री रेडार्स इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि तेज रफ्तार एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट किया जा सके, मीडियम और हाई एल्टीट्यूड पर निगरानी रखी जा सके, लंबी दूरी से दुश्मन के खतरे को पहचाना जा सके, चाहे वो फाइटर जेट्स हों, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स हों या कोई और बड़ा टारगेट। इनके खिलाफ ये रेडार्स अच्छा काम करते हैं, लेकिन ड्रोन्स इन नियमों का पालन नहीं करते। वो काफ़ी नीचे उड़ते हैं, अक्सर टेरेन के बिल्कुल करीब, धीमी गति से और बहुत छोटे रेडार सिग्नेचर के साथ। यही ट्रेडिशनल रेडार्स कमज़ोर पड़ जाते हैं। लो लेवल लाइट वेट रेडार्स खास तौर पर इसी गैप को भरने के लिए बनाए गए हैं। इन रेडार्स की खासियत क्या है? पहला, एल्टीट्यूड फोकस। पारंपरिक रेडार्स जहां आसमान को ऊंचे चौड़े वर्टिकल आर्क में स्कैन करते हैं,
वहीं लो लेवल रडार्स अपनी एनर्जी जमीन के करीब केंद्रित करते हैं, जहां ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल्स ऑपरेट करती हैं। दूसरा, टारगेट सेंसिटिविटी। ये रडार्स छोटे लो आरसीएस टारगेट्स को डिटेक्ट करने के लिए ट्यून्ड होते हैं, जो अक्सर चिड़ियों, बिल्डिंग या टेरेन जैसे बैकग्राउंड क्लटर में खो जाते हैं। तीसरा, मोबिलिटी। ये रडार्स होते हैं कॉम्पैक्ट, व्हीकल माउंटेड या मैन पोर्टेबल और फॉरवर्ड एरियाज में तेजी से डिप्लॉय किए जा सकते हैं। उसके उलट पारंपरिक रडार्स अक्सर स्टैटिक या सेमी स्टैटिक होते हैं, जिसे उन्हें रीपोजिशन करना धीमा पड़ता है। और चौथा, फास्टर रिएक्शन टाइम। लो लेवल रडार्स काउंटर ड्रोन वेपन्स, एयर डिफेंस गन्स और मिसाइल सिस्टम से सीधे इंटीग्रेट होने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। इससे सेंसर टू शूटर साइकिल काफी कम हो जाती है। आधुनिक युद्ध में अक्सर किसी ड्रोन को डिटेक्ट किया लेकिन कुछ सेकंड में न्यूट्रलाइज नहीं किया तो डिटेक्शन बेकार। पांचवा, नेटवर्क वॉरफेयर। ये रडार्स नेटवर्क एयर डिफेंस ग्रिड में डेटा फीड करते हैं, जिससे मल्टीपल सेंसर्स ट्रैक शेयर कर पाते हैं और बैटलफील्ड्स की ज्यादा साफ तस्वीर बनती है। ये लेयर्ड अप्रोच किसी एक रडार की कमियों को पूरा कर देती है। सेना इस पर तेजी से क्यों काम कर रही है? हाल के संघर्षों ने, चाहे यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, एक बात बिना शक के साबित कर दी है, कम लागत वाले ड्रोन्स हाई वैल्यू डैमेज कर सकते हैं। इन रडार्स को फास्ट ट्रैक करके भारतीय सेना खुद को तैयार कर रही है, ड्रोन स्वॉर्म्स के लिए, क्रॉस बॉर्डर यूएवी इंट्रूजन्स के लिए और सैचुरेशन अटैक्स के लिए, जिनका मकसद डिफेंसेस को ओवरवेल्म करना होता है। ये सिर्फ एक प्रोक्योरमेंट फैसला नहीं है, ये उस सच्चाई को स्वीकार करना है कि एयर डिफेंस अब अल्टीट्यूड का खेल नहीं रहा, ये अवेयरनेस का खेल है। आज जंग उस स्पेस में लड़ी जा रही है जिसे कभी ज्यादातर रडार्स नजरअंदाज किया करते थे। सीधे जमीन के ऊपर और आसमान को देखने का नजरिया बदलकर भारतीय सेना अपने लड़ने का तरीका भी बदल रही है। इस हफ्ते यूरोप में साइन हुआ है एक मिसाइल लॉन्चर का सौदा। ऊपर से देखने में भले ही कमर्शियल लगे, लेकिन जरा गहराई में जाइए तो ये उसे कई बड़ी कहानी को बताता है। आज का ग्लोबल आर्म्स मार्केट सिर्फ हथियारों का मामला नहीं रहा, ये अलायंसेस, ऑटोनॉमी और स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट का एक बहुत बड़ा सवाल बन चुका है। चुनमो मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। नॉर्वे का साउथ कोरिया से चुनमो मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम खरीदने का फैसला एक खामोश लेकिन बेहद असरदार जियोपॉलिटिकल बदलाव को दर्शाता है। दशकों तक यूरोपीय सेनाएं लगभग पूरी तरह अमेरिकी और पश्चिमी यूरोपियन डिफेंस सप्लायर्स पर निर्भर रहीं, सिर्फ हथियारों के लिए नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट के लिए भी। अब वह मोनोपोली टूटती नजर आ रही है। साउथ कोरिया एक प्रेफर्ड सप्लायर के रूप में उभर रहा है और ये उभरना आज की जियोपॉलिटिक्स की 3 बड़ी सच्चाइयों को दिखाता है। पहला, परंपरा की जगह भरोसा ले रहा है। देश अब ऐसे सिस्टम नहीं चाहते जो पॉलिटिकल कंडीशंस, एक्सपोर्ट वीटोज या अलायंस प्रेशर से बंधे हों। उन्हें क्राइसिस के समय भरोसेमंद आपूर्ति चाहिए, कागजी कार्रवाई नहीं। साउथ कोरिया एडवांस सिस्टम्स देता है बिना इंट्रूसिव स्ट्रेटेजिक स्ट्रिंग्स के। दूसरा, रशिया यूक्रेन युद्ध ने सब कुछ बदल दिया है। यूरोप ने कड़वे अनुभव से सीख लिया है कि अब युद्ध छोटे, सिंबॉलिक या लिमिटेड नहीं होते। आज के युद्धों को चाहिए सस्टेन्ड एमिनिशन सप्लाई, तेज रिप्लेनिशमेंट और स्केलेबल फायर पावर। चुनमो का मॉड्यूलर डिजाइन इसी डॉक्ट्रिन में फिट बैठता है, अडेप्टेबल, मोबाइल और हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट के लिए तैयार। तीसरा, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में मिडिल पावर्स का उदय। साउथ कोरिया की सफलता ये संकेत देती है कि मिडिल पावर्स अब सीरियस डिफेंस एक्सपोर्टर्स बन रहे हैं। ऐसे देश जो टेक्नोलॉजी, स्पीड और स्ट्रेटेजिक न्यूट्रलिटी को जोड़ते हैं। ये भारत के लिए भी मायने रखता है, क्योंकि भारत भी खुद को उसी स्पेस में स्थापित कर रहा है, किसी ब्लॉक का एनफोर्सर बन के नहीं बल्कि एक रिलायबल, इंडिपेंडेंट डिफेंस पार्टनर के रूप में।
पुराना आर्म्स मार्केट हायरार्कियल था, नया मार्केट ट्रांजैक्शनल, स्ट्रेटेजिक और इंटरेस्ट ड्रिवन है और पश्चिमी डोमिनेंस की अब कोई गारंटी नहीं रही। भारत के लिए इसके क्या मायने हैं? नई दिल्ली के लिए इस बदलाव के दो साफ संदेश है। पहला, ग्लोबल मार्केट अब क्रेडिबल नॉन वेस्टर्न सप्लायर्स के लिए खुला है। दूसरा, डिफेंस एक्सपोर्ट्स अब सिर्फ रेवेन्यू का जरिया नहीं रहे, वह जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के इंस्ट्रूमेंट्स बन चुके हैं। भारत का आर्टिलरी, मिसाइल्स, रडार्स और प्लेटफॉर्म्स एक्सपोर्ट करने का प्रयास अलग थलग नहीं हो रहा। ये उस ग्लोबल रीअलाइनमेंट का हिस्सा है जहां देश डिपेंडेंस नहीं, ऑप्शंस चाहते हैं। चुनमो डील नॉर्वे के साउथ कोरिया को चूज करने की कहानी नहीं है, ये यूरोप की ऑर्थोडॉक्सी की जगह फ्लेक्सिबिलिटी चूज करने की कहानी है। नॉर्वे ने हनवा एरोस्पेस के साथ मिलकर $922 मिलियन का सौदा किया है, जिसके तहत 16 चुनमू लॉन्चर्स और प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल्स खरीदे जाएंगे। इस सौदे ने यूएस हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम और कई यूरोपियन विकल्पों को पीछे छोड़ दिया है। यह फैसला दिखाता है कि नॉर्वे अब स्पीड, कॉस्ट और परफॉर्मेंस को ज्यादा प्राथमिकता दे रहा है। चुनमो का मॉड्यूलर सिस्टम नॉर्वे की हाई इंटेंसिटी वॉरफेयर क्षमता को मजबूत करता है। साथ ही यह यूक्रेन वॉर से मिले अनुभवों के बाद यूरोप में उभरते उस रुझान को भी दर्शाता है जहां भरोसेमंद और रिलेटिवली न्यूट्रल सप्लायर्स को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। भारत के लिए यह सौदा डिफेंस एक्सपोर्ट्स में मिडिल पावर्स देशों की बढ़ती अहमियत को साफ तौर पर दिखाता है। यह नई दिल्ली के पिनाका जैसे इंडिजीनियस सिस्टम्स को आगे बढ़ाने के लिए एक सकारात्मक संकेत है, खासकर ऐसे समय में जब अलायंस डिपेंडेंसी से दूरी बनाई जा रही है। अब सिर्फ युद्ध ही जियोपॉलिटिक्स तय नहीं करते। महत्वपूर्ण यह है कि हथियार कौन देता है, समय पर कौन पहुंचाता है और दबाव में कौन भरोसेमंद रहता है। और यही ताकत का संतुलन बदल रहा है। दुनिया का आर्म्स मार्केट हमें साफ दिखा रहा है कि यह बदलाव किस दिशा में बढ़ रहा है। तो अब डिफेंस डायनेमिक्स में हम बात करेंगे मेरे विचार यानी माई टेक की, जिसका शीर्षक है पाकिस्तान का टूटता ढांचा, अस्थिर होता क्षेत्र। आज हम पाकिस्तान में जो देख रहे हैं वो कोई टेम्परेरी सिक्योरिटी क्राइसिस नहीं है, ये एक स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन है जिसका असर उसके सीमाओं से कहीं बाहर तक हो सकता है। पाकिस्तान का आंतरिक संकट और भीतर से टूटता हुआ देश। आज पाकिस्तान एक साथ कई आंतरिक संकटों से जूझ रहा है और उसके काबू में कोई भी चीज नहीं है। बलूचिस्तान में सुरक्षा बलों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर मिलिटेंट अटैक्स तेज होते जा रहे हैं। ये सिर्फ आइडियोलॉजिकल एक्सट्रीमिज्म नहीं है, ये एक राजनीतिक विद्रोह है जो दशकों के अलगाव की भावना से पैदा हुआ है। रिसोर्स का एक्सट्रैक्शन और जनता की सहमति बिना मिलिट्री डोमिनेंस से ये पैदा हुआ है। गैस हुए, मिनरल्स हुए, पोर्ट्स हुए, ये सब बाहर ले जाए गए हैं। राजनीतिक आवाज, आर्थिक गरिमा बाहर रख दी गई है। अब इसकी तुलना इस्लामाबाद की एक मस्जिद के अंदर हुए सुसाइड बॉम्बिंग से करें, जो पाकिस्तान के पावर स्ट्रक्चर का दिल है। जब आतंकवाद धर्म स्थलों तक पहुंच जाए, वह भी राजधानी में, जिसको सबसे सिक्योर जोन भी माना जाता है, तो ये एक बेहद खतरनाक संकेत होता है। ये राज्य की मोनोपोली ऑन वायलेंस के टूटने का संकेत है। और अब सिर्फ ये लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं रही है, ये एक साथ लेजिटिमेसी का संकट भी है, इंटेलिजेंस फेलियर और इंटरनल कोहेजन का पतन भी है। पाकिस्तान अब बाहरी तौर पर अस्थिर नहीं है, अस्थिरता अब अंदरूनी तौर पर भी पहुंच गई है। चीन, पाक, अमेरिका, तीनों ताकतें एक असफल देश। आज पाकिस्तान एक गहरे स्ट्रेटेजिक कॉन्ट्राडिक्शन के चौराहे पर खड़ा है। एक तरफ चीन है जो इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट्स और स्ट्रेटेजिक एक्सेस के जरिए पाकिस्तान में डीपली इन्वेस्टेड है, लेकिन अब सिक्योरिटी रिस्क और आंतरिक अराजकता से तेजी से चिंतित भी हो रहा है। और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका है जो अब पाकिस्तान को फ्रंटलाइन एलाई नहीं मानता, लेकिन उसके कोलैप्स के नतीजों से बहुत डरता है, खासकर न्यूक्लियर इनसिक्योरिटी और आतंकवाद के स्पिलओवर से।
और बीच में है पाकिस्तान, आर्थिक रूप से दिवालिया, पॉलिटिकली पोलराइज्ड और स्ट्रेटेजिकली कंफ्यूज्ड। चीन चाहता है स्टेबिलिटी बिना डेमोक्रेसी के, अमेरिका चाहता है रिस्ट्रेंट बिना जिम्मेदारी के, और पाकिस्तान चाहता है लेवरेज बिना रिफॉर्म के। नतीजा है पैरालिसिस। बीजिंग अपने एक्सपोजर को बढ़ाना नहीं चाह रहा। वॉशिंगटन राजनीतिक रूप से रीइन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है, और पाकिस्तान की सेना अब भी कंट्रोल्ड इंस्टेबिलिटी के जरिए अपने रेलेवेंस को बनाए रखना चाहती है। एक ऐसी रणनीति जो अब उल्टी पड़ती जा रही है। पुराना मॉडल यानी बाहरी समर्थन के जरिए आंतरिक कमजोरियों को छुपाना अब टूट रहा है। संभावित क्षेत्रीय असर, संकट पाकिस्तान तक सीमित नहीं। यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अस्थिर पाकिस्तान कोई सीमित समस्या नहीं है। इतिहास बताता है कि आंतरिक दबाव में फंसे देश अक्सर बाहरी डाइवर्जन की तलाश करते हैं ताकि डोमेस्टिक ओपिनियन को एकजुट किया जा सके, मिलिट्री रेलेवेंस दोबारा से स्थापित हो सके, या एक सिक्योरिटी क्राइसिस गढ़ा जा सके। इस जोखिम को नजरअंदाज करना भारत के लिए बहुत बड़ा जोखिम का सबब बन सकता है। भारत को हाइटेंड विजिलेंस की जरूरत है, मजबूत डेटरेंस की, और रेड लाइंस पर जीरो एम्बिग्युइटी बेहद जरूरी है। और पूरे क्षेत्र के लिए इसका मतलब है ज्यादा अनप्रिडिक्टेबिलिटी, प्रॉक्सी हिंसा में इजाफा और न्यूक्लियर आर्म्ड एक्टर्स के बीच में मिसकैलकुलेशन का अंदेशा बढ़ जाना। चीन के लिए पाकिस्तान की अस्थिरता उसके वेस्टर्न फ्लैंक को मुश्किल में डाल सकती है। अमेरिका के लिए यह उस समस्या को फिर से खोल देती है जिससे वो बाहर निकलना चाहता है, और साउथ एशिया के लिए ये एक ऐसा स्ट्रेटेजिक वैक्यूम बनाती है जहां एक्सीडेंट्स तेजी से एस्केलेशन में बदल सकते हैं। पाकिस्तान का संकट अब सिर्फ गवर्नेंस फेलियर की कहानी नहीं है। ये इस सवाल से जुड़ा है कि क्या एक ऐसा देश जो परमानेंट इनसिक्योरिटी पर खड़ा किया गया हो, अब अपने डिजाइन के साथ सरवाइव कर सकता है। तो बॉटम लाइन यानी अंतिम निष्कर्ष अगर इसका निकाला जाए तो पाकिस्तान आज अचानक नहीं टूट रहा है, ये धीरे धीरे खतरनाक तरीके से बिखर रहा है। और जियोपॉलिटिक्स में स्लो कोलैप्स को संभालना अक्सर सबसे मुश्किल होता है और गलत अनुमान लगाना सबसे आसान होता है, और यही है हमारे विचार। इसी के साथ डिफेंस डायनेमिक्स का ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। अपने कमेंट सोशल मीडिया पर #DD with दानवीर के साथ जरूर साझा करें। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात नई डिफेंस जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स और उनके एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।